दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत में 2000 के नोट बंद हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है 2000 के नोट बंद होने के बाद कोई ना कोई नया नोट तो जरूर आएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है किस तरह इस नोटों को छापा जाता है? नोटों पर लिखे जाने वाली स्याही कहां से आती है? नोट का इस्तेमाल होने वाला कागज कहां से आता है? और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो नए नोट होंगे उसमें क्या महात्मा गांधी के अलावा भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होगी? आज के वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। बस आपको करना इतना है कि बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना ना भूलें। भारत में नोट छापने का काम आरबीआई करती है और इस वक्त जो सिक्के प्रचलन में हैं उन्हें ढालने का काम भारत सरकार का है। ऐसे में आइए जानते हैं आरबीआई जो नोट छापती है उसका पेपर कहाँ तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, भारत में बनने वाले नोटों का जो पेपर होता है वो फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, हांगकांग से आता है। हालांकि इनका कुछ हिस्सा भारत के महाराष्ट्र में स्थित होशंगाबाद के पेपर मिल में भी तैयार होता है। नोट में इस्तेमाल किए जाने वाला पेपर काफी अलग होता है ताकि कोई भी इस पेपर की नकल ना कर सके। अब बात करते हैं इन नोटों में कौन सी स्याही का इस्तेमाल होता है। असल में इन नोटों को तैयार करने में ऑफसेट स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के देवास में स्थित नोट बैंक प्रेस में किया जाता है। इसके साथ साथ आपने नोटों के ऊपर उभरी हुई छपाई देखी होगी, जिसमें जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है उसका निर्माण भारत के सिक्किम राज्य में किया जाता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सालाना लगभग 2000 करोड़ के नोटों की छपाई करती है, जिसमें से लगभग 40% हिस्सा नोटों के कागज खरीदने और स्याही में ही लग जाता है। और ये जो सारा रॉ मटेरियल है ये सब भारत की 4 जगहों से आता है जहां नोट की छपाई होती है, जिनमें से मैसूर की प्रिंटिंग प्रेस में विदेशों से आए पेपर का इस्तेमाल करके नोट छापे जाते हैं, जबकि देवास में 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये नोट बनते कैसे हैं और इनकी छपाई कैसे होती है। तो दोस्तों, विदेशों और होशंगाबाद से जो भी पेपर आता है उसे सबसे पहले मशीन के अंदर डाला जाता है ताकि पेपर पर वाटर मार्क लग सके। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत के नोटों पर गांधी जी का वाटर मार्क लगाया जाता है, जो इसी मशीन के द्वारा डाला जाता है। जब वाटर मार्क डल जाता है तो इसी मशीन के द्वारा पेपर का एक बड़ा रोल बना दिया जाता है, जिसे मदर रील कहा जाता है। फिर इस बड़े से रोल से कुछ पेपर सैंपल के लिए निकाल लिए जाते हैं ताकि क्वालिटी का इंस्पेक्शन किया जा सके। और जैसे ही क्वालिटी इंस्पेक्टर नोटों की कागज की क्वालिटी की जांच कर लेता है तो मदर रील को कटर मशीन द्वारा छोटे छोटे रोल में बांट दिया जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है पेपर में होलोग्राम लगाने की। असल में दोस्तों, आप जो नोटों पर हरे और सिल्वर रंग के तार देखते हैं उसे होलोग्राम कहा जाता है। और जब होलोग्राम को लगाने का प्रोसेस पूरा हो जाता है तब कंप्यूटर द्वारा पेपर में लगे होलोग्राम और वाटर मार्क की अच्छी से जांच की जाती है। इसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद पेपर की कटिंग करने के लिए मशीन में आगे इसे भेज दिया जाता है। ये काम फुली ऑटोमेटिक मशीन से होता है, इसमें किसी भी इंसान की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये मशीन पेपर की शीट बाय शीट निकालती जाती है, जहां एक पेपर शीट में 32 से 48 नोट होते हैं और फिर इन शीट्स को सिल्वर स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि भला ये क्या चीज है। तो दोस्तों, जो 2000 का नोट था उसमें जो हरे रंग से 2000 लिखा हुआ था उसे ही सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहा जाता है। और जब ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग खत्म हो जाती है तो नोटों को इंटैंक ऑयल प्रिंटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर नोटों का टेक्सचर प्रिंट किया जाता है ताकि जब भी आप नोटों पर हाथ फेरते हैं या लेंस की मदद से नोट को देखते हैं तो आपको अक्सर ये टेक्सचर दिखाई देता है और असली और नकली नोट के बीच का फर्क पता चल जाता है। इस प्रोसेस के बाद नोट बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर बारी आती है उन्हें अलग अलग करने की, जिसे कटिंग मशीन के द्वारा बिल्कुल बराबर साइज में काटा जाता है। और जैसे ही नोट पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं मशीन द्वारा उन नोटों में नंबर डाल दिया जाता है, जो कि यूनिक नंबर होता है। और फिर उसके बाद ही नोटों को काउंट किया जाता है। अब जितने भी नोट बनकर तैयार होते हैं उनमें से जो खराब नोट होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और जो सही नोटों का बॉक्स होता है उसे बंद करके आरबीआई की मेन ब्रांच में भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों ये था भारत में छपने वाले नोटों का पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो नए नोट 2000 के बंद हुए हैं उनके बदले जो आगे नोट मार्केट में आएंगे, क्या उनमें महात्मा गांधी के अलावा किसी और ताकतवर शख्स की तस्वीर हो सकती है? तो आपको बता दें कि इसे लेकर भी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये फैसला पूरी तरह से सरकार और आरबीआई का है, क्योंकि आरबीआई पहले डिजाइन तैयार करती है, फिर नोटों में कौन सा डिजाइन होना चाहिए या कैसा नोट होना चाहिए, ये सारे डिटेल सरकार के पास जाती हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर सलाह मशवरा करते हैं और अंत में तय किया जाता है कि नोटों का डिजाइन कैसा होगा और उसके अंदर जो चीज छापी जाती है वो क्या होगी। हालांकि कहा तो ये जाता है कि ये सब आरबीआई के अंडर में होता है, लेकिन इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त 2000 के नोट आरबीआई द्वारा बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये फैसला अकेले आरबीआई का नहीं है, बल्कि ये फैसला लेने में सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जब नोटबंदी हुई थी तो भारत की सरकार ने खुद लोगों के सामने खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या जो नए नोट आएंगे उसमें महात्मा गांधी के अलावा किसी और लीडर की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं? आपका जवाब हाँ या ना कुछ भी हो, कमेंट्स में यस और नो जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप बताना चाहें कि क्यों, तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि नोटों पर क्या छपा है और क्या नहीं इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी देश में लेने देने के लिए। एक सामान के रूप में स्वीकार किए जाने वाली मुद्रा इस्तेमाल की जाती है जो हर देश की अलग अलग होती है। जिस तरह अमेरिका में डॉलर और भारत में रुपए का प्रचलन है, मुद्रा का उपयोग कहां से शुरू हुआ और कब से इसे आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, चलिए जानते हैं। मुद्रा के इतिहास की तरफ अगर एक नजर डालें तो पता चलता है कि हजारों साल पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग वस्तु विनिमय किया करते थे, यानी वस्तु का लेन देन करते थे, जिसे जिस चीज की जरूरत होती थी वो अपने पास मौजूद उस वस्तु के बदले में अपनी जरूरत की वस्तु को ले लेता था। लेकिन इसमें बहुत सी दिक्कतें आने लगी। जैसे एक व्यक्ति के पास टमाटर हैं और उसे आलू चाहिए, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास आलू हो। लेकिन कई स्थितियों में ऐसा होता था कि जिसके पास आलू होता है उसे टमाटर नहीं प्याज की जरूरत है। इस तरह की परिस्थितियों में टमाटर वाले को आलू नहीं मिल पाते थे और आलू वाले को प्याज, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। इन दिक्कतों से निपटने के लिए एक सामान्य मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो अब आप खुद ही सोचिए, जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है देश के हर एक नागरिक के लिए और एक हाथों से होकर दूसरे हाथों से निकलती है, यहाँ तक कि दूसरे देशों तक भी जाती है, उस पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए, ये कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो सरकार को इस पर जरूर ही काफी सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हमारा तो यही मानना है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।